Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. अमीर बलाज मर्डर केस की डेवलपमेंट आ चुकी है। तीफी बट को दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया। हमास ने फाइनली इसराइल की तमाम शर्तें मान ली है। क्या जंग बंदी मतवक्के है या नहीं, ये जानना जरूरी है। और पीटीआई की बात करते हैं तो पीटीआई में तोशा केस 2 की समाअत आ चुकी है और संजानी जलसा केस के हवाले से पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी मुतवक्की है। इसके अलावा पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान जो लफ्ज़ों की जंग जारी है उसमें बड़ों ने एंट्री कर ली है, सीनियर रहनुमाओं ने। वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मिस्टर शहबाज शरीफ इस वक्त मलेशिया मौजूद है। जानेंगे कि वहाँ पे क्या चल रहा है। और इसके अलावा वुमेन वर्ल्ड क्रिकेट की बात करते हैं तो पाकिस्तान हार गया है। डेवलपमेंट जानेंगे। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुशरा। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अमीर बलाज मर्डर केस के हवाले से बताइए। इसकी डेवलपमेंट आई है। तीफी बट जो इस केस के मुलजिम हैं उनको दुबई से गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, वो सबसे पहले तो एक मातम ही किया जा सकता है पाकिस्तान की सहाफ़त पे। इस हवाले से मैं गिरफ़्तारी के बाद ये पहला ही आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ। और अजीब-ओ-ग़रीब तरह की गुफ्तगू जो है ना, तीफ़ी बट जो है वो गिरफ़्तार हो गए जी गिरफ़्तार। केस में वो मुल्ज़िम थे, पहले भी कई मर्तबा उन पे केसेज़ इस तरह के हुए जिसमें वो बेगुनाह साबित हो गए। अच्छा, वो चूँकि मफ़रूर थे, तीफ़ी बट। अच्छा, उसके बाद क्या होता है जी कि अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार हो गए तीफी बट, ड्रामाई अंदाज। ओ बताइए क्या भाई, माजरा क्या है? ये कोई थिएटर हो रहा है, कोई ड्रामा शूट हो रहा है। एक शख्स का मर्डर हुआ है, 2 साल से ज्यादा का अरसा हो गया। वो इंसाफ के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तीफी बट अगर मुल्जिम नहीं है तो इतने ही अरसे से एक बंदा बगैर किसी जुर्म के छुपता फिर रहा है, जिला वतनी काट रहा है, मफरूर है। गालबन इश्तिहारी की कार्रवाई अभी हुई है या नहीं हुई, अब वो हो जाएगी, टाइप चीजें हैं। तो आप उसको जो है ना वो ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार तीफी बट, किसी और को पकड़ने गई थी सीसीडी, आगे जो है ना तीफी बट बैठे थे, खाने पे इनवाइट थे, दावत थी। वो शुक्र करें डिशे नहीं रख दी इन्होंने आगे ना। तीफी बट के हाथ में देसी मुर्गी का जो है ना वो लेग पीस था, और इधर पता नहीं क्या उन्होंने साथ रखा हुआ था, वो खा रहे थे। सैलड राइट पे थी, रायता लेफ्ट पे था। सब कहानियां एग्जैजरेटेड। कहानियां ठीक है। खबर है नहीं ना पास। मसला ये है, अब ये भी बड़ा अजीब लगता है कि हम बैठ के ये कह रहे हो एक दूसरे को कि उसके पास खबर नहीं है, उसके पास खबर ये है कि सबसे पहले तो खुद भी मैंने एक खरासत शो करते हुए सीटीडी का जिक्र किया। ठीक। सीटीडी बिल्कुल सीसीडी से एक अलग डिपार्टमेंट। ये गिरफ्तारी की है सीसीडी ने। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, खालिद वरिया जो हैं उन्होंने गिरफ्तार किया, और वो कोई गुजरांवाला के इश्तिहारियों को पकड़ने नहीं गया हुआ था। खालिद वरिया रेड वारंट पहले एक मरतबा जारी होते हैं तीफी बट के अमीर बराज कत्ल केस में, वो मनसूख हो जाते हैं इस्लामाबाद से, ठीक। फेडरल गवर्नमेंट से। दोबारा रेड वारंट जारी करवाए जाते हैं, जिसकी इतला गालबन तीफी बट को नहीं होगी। एक बात। दूसरी बात, वो वीजा खत्म हो गया था, वो लंदन से दुबई आ गए, ग्लासगो से वहां चले गए, वो दुबई से वीजा लगवाने आए थे। वो ओ भाई, वो पिछले 8-9 माह से दुबई में ही मुकीम थे। वो किसी दावत में भी नहीं थे। ना ही खालिद वरिया जो सीसीडी के इंस्पेक्टर हैं, वो किसी और को गिरफ्तार करने गए थे। खालिद वरिया तीफी बट को ही गिरफ्तार करने के लिए दुबई गए थे। ठीक। ठीक। रेड वारंट जारी होने के बाद प्लान्ड। प्लान पूरी रैकी थी। किसी दावत में तीफी बट नहीं थे, ठीक। कोई अंदरूनी कहानी नहीं थी, कोई ड्रामाई गिरफ्तारी नहीं थी। तीफी बट के बेटे के अपार्टमेंट पे रेड हुआ, वहां पे वो मौजूद थे, पूरी रैकी थी सीसीडी की। उन्होंने इंटरपोल की मदद से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने के बाद उन्हें, जब हम बात कर रहे हैं राइट। आज के दिन, बरोज मंडे दुबई की अदालत में पेश किया गया। ठीक। ठीक। दुबई की अदालत में पेश होने के बाद उन्हें एक इंटरम रिलीफ मिला, और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं
वो मांगे गए सीसीडी के तरफ से। जो हुकाम थे, जी, जी। जो टीम वहां पे मौजूद थी। अब अगली बात यह है कि खालिद वरिया पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं। वो जो लोग कहते हैं ना ड्रामाई, वो वो खाली हाथ आए हैं। ठीक है। कोई गुजरांवाला का इश्तिहार ही लेके नहीं आए। अच्छा, अभी तीफी ती- बट पाकिस्तान मैं नहीं वही आए। अर्ज हाँ कर रहा हूं जी, ना, तीफी बट तो चलें, उन्हें उन्हें तो अदालत से एक इंटरम रिलीफ मिला है। राइट। मैं उसकी वजह भी आपसे शेयर कर लेता हूं अभी। मगर खालिद वरिया ने जो वो गुजरांवाले वाले पकड़े हैं, तो वो कोई आए ना, उसकी वो एयरपोर्ट पे लैंड कर गए हैं खालिद वरिया, कोई पिक्चर या हथकड़ियां कुछ तो? लगे हुए गुजरांवाला के इश्तिहारी, जिनकी दावत में तीफी बट मौजूद थे। और खालिद वरिया के हाथ जो है ना, वो पंजाबी की मिसाल बनी हुई है कि बटेरा आ गया और फलां हो गया और वो। अच्छा, ये तो राम कहानियां सारी, ठीक है, एक वो तरफ दम हो गई तोड़ ना, गई। खालिद बिल्कुल। वरिया खाली हाथ वापस आ गए। खाली हाथ इसलिए आ गए कि वो गए सिर्फ तीफी बट के लिए थे। तीफी बट जो है, उसकी हवालगी जो है, वो उन्हें नहीं मिली सर, फिलहाल। बताइए। हाँ, हाँ वजह जी, ये है वजह बताइए। कि इनके जो हवालगी के हवाले से जो मतलूबा डॉक्यूमेंट्स थे, वो सीसीडी की टीम के पास नहीं थे पूरे। ठीक, ठीक। कोर्ट के हुक्म पर वो डॉक्यूमेंट जो हैं, वो मांगे गए, वो उनके पास नहीं थे। उन्होंने वक्त मांग लिया। कितना? 2 से 3 दिन का वक्त मांगा। हुँ। जुमेरात या जुमे को खालिद वरिया ही की टीम जो है, सरबराही हाँ में जी। सीसीडी की टीम जो है, वो दुबई जाएगी और वो डॉक्यूमेंट मोअज़्ज़ज़ जो अदालत है दुबई की, उसके सामने रखेगी। उस पर अदालत फैसला करेगी कि फिल 4 जो है, वो तीफी बट की हवालगी पाकिस्तान को की जाती है, सीसीडी को, जी, जी। या उसमें जो है ना, मजीद उन्हें को रिलीफ कोई मिलता है और मजीद टाइम कोई मिलता फ़ॉर्मेलिटीज़ जो है। है वो एक पूरी बात, करनी है। ठीक। ठीक है जी। अच्छा, एक तो ये वो सारा ड्रामाई, अंदरूनी कहानी, बैरूनी कहानी, वो सारी ऐसे ही थी। दूसरी बात, ये जो इंपॉर्टेंट बात है, खालिद वरिया, अब इस पे ये शुरू हो जाएगा, वो खाली हाथ लौट आए, देखा हमने, कहा ओ भाई, कुछ फ़ॉर्मेलिटीज़ है ना, वही वही डॉक्यूमेंटेशन है, वही वापस जो आपने जाएंगे बताई है। दोबारा। जी। पंजाब पुलिस नहीं, मैं सीसीडी की बात कर रहा हूं। एक बात। दूसरी बात, 110% ये फैसला हो गया है बताइए। कि इस केस की तफ्तीश सीसीडी करेगी, मजीद तफ्तीश सीसीडी ही करेगी एक एग्ज़ीक्यूशन तक। सीसीडी करेगी। अब सीसीडी के पास तफ्तीश जाने का आगे एक वावेला शुरू हो जाता है कि वो साथी छुड़ाने आएंगे, इनकाउंटर कर दिया जी, जाएगा, जी। फलां कर दिया जाएगा। ये मैं आपको खबर दे ये रहा हूं बता आपके दें शो में, प्लीज़। साथी छुड़ाने नहीं आएंगे तीफी बट को कभी भी। सीसीडी जब इस केस की तफ्तीश करेगा थ्रू आउट। थ्रू आउट, मे बी उसमें तीफी बट अपनी बेगुनाही साबित कर दें। ठीक। बाज़ाब्ता तौर पर अगर हवालगी जो है कर दी जाती है सीसीडी को, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये जो खाम खा की एक जो है ना, पैनिक क्रिएट करना। और एक बात बताऊं, जी, जी। इसमें दोनों कसूरवार है, मुदई पार्टी भी और मुलजम पार्टी भी। ठीक। और मैं कुछ अरसे से देख रहा हूं कि मुलजम मुदई पार्टी तो चलें एक कैंपेन करती है कि जी हमें इंसाफ दिया जाए और राइट। हमारे ये मुबैना तौर पर मुलजम है, इनको गिरफ्तार किया जाए और फलां। लेकिन दूसरी तरफ से भी ना, जो है ना, वो इस तरह का एक वो करवाया जाता है प्रोपेगेंडा, खाम खा। ठीक इस है। तरह की कोई बात ही नहीं है। तो सर, आप यानी मैं कैटेगोरिकली आपको अर्ज ये कर रहा हूं, सीसीडी की तफ्तीश के दौरान तीफी बट को साथी छुड़ाने नहीं आएंगे। मतलब आप कैटेगोरिकली ये कह रहे हैं इनकाउंटर का कोई प्लान नहीं है। ये हाँ जी, बिल्कुल ठीक। एक जिसको आप कहते हैं कि गैर जिम्मेदाराना जर्नलिज्म है, ठीक। स्टेटमेंट है। और ये बहुत सारे लोग जो है ना, इनका भी मुहासबा होना चाहिए, ये किसी के कहने पे करते हैं। ठीक। इस तरह का माहौल बनाया जाता है, खाम खा खाम खा। यानी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, एग्जीक्यूशन एक होगी केस इदारे की, को, एनकाउंटर वाला एक ऐसी कोई एजेंसी मामला नहीं है। बेहतरीन काम कर रही है, ठीक सर। उसको कंट्रोवर्शियल करने के लिए, मुतनाज़ा बनाने के लिए र्यूमर्स फैलाए जाते हैं। इस तरह के र्यूमर्स फैलाए जाते हैं, एक हाइप क्रिएट की जाती है। ठीक, ठीक। और मैं आपको यह भी क्लियर कर दूं कि ये हाइप क्रिएट करने की वजह से साथियों का फैसला नहीं बदला कि साथी नहीं आएंगे। ये पहले से ही इस केस के हवाले से एक जो स्ट्रेटजी है प्रोजेक्टेड कि है। पूरा ये हाई प्रोफाइल केस है। हुँ। इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी डे फर्स्ट से उतने ही कंसर्न्ड टची हैं। हाँ जी। वज़ीर आला पंजाब भी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी, ये तमाम जो मैं आपके सामने नाम ले रहा हूं और मुतलका इदारे, ये इस केस की गैर जानिबदाराना इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं
और दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहते हैं। हाँ, अलबत्ता जब मैंने आपको ये वसूख के साथ चैलेंज का वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहता, खबर दे दी है कि तफ्तीश सीसीडी ही करेगी और साथी छुड़ाने भी नहीं आएंगे, बाज़ाब्ता तौर पर कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहां से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी, उसमें जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। हां, मगर सीसीडी के पास इन्वेस्टिगेशन के दौरान तीफी बट जो है उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए, उन्हें कोई उनके साथ कोई वीआईपी बर्ताव भी नहीं किया जाएगा। यह भी मैं आपको खबर बता रहा हूं। ठीक है। उनके साथ बिल्कुल एक आम मुल्जम वाला सलूक रवा रखा जाएगा। ये भी मेरे सोर्सेज की जो है वो इतला है। और पूरे जिसको आप कहते हैं कि छानबीन के साथ उनसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और उसके बाद उसका जो प्रोसेस है और उसकी जो एक इन्वेस्टिगेशन है, उसका जो चालान है वो अदालत में पेश किया जाएगा और ये मुअज़्ज़ज़ अदालत जो है वो फैसला करेगी कि तीफी बट जो है उनका इस केस के हवाले से क्या? मुस्तकबिल हाँ क्या जी, है। ठीक। इन्वेस्टिगेशन उन्हें गुनाहगार लिखती है, बेगुनाह लिखती है, उसके बाद मुअज़्ज़ज़ अदालत का फैसला है, तय चालान जो करेगी। है वहाँ जमा करवाया जाएगा और इस केस का फैसला हो जाएगा। जहाँ तक बात है, कुछ वाविला है जी, उन्होंने उधर जो है ना वो कुछ लोगों ने उनसे कुछ पैसे लेने थे और वो जो चेक जो है वो क्लेम कर लिए, जब तक वो रकम की अदायगी ना करेंगे। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूँ, एक तो इससे पहले यहाँ पे अब बहुत भारी जिम्मेदारी निज़ाम इंसाफ पे आ गई। अब जो है मामला जो है वो अदालत की कोर्ट में चला। अब सीसीडी पंजाब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, बड़ी थॉरोली इन्वेस्टिगेशन की। इसमें जो है वो कातिल बराह रास्त जिसने कत्ल किया था वो वहीं जो है मारा जा चुका है। जो एक मुखबर था मुबैना तौर पे रैकी करवाने वाला एहसन शाह, वो पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। गोगी भट्ट जो है उन्हें गुनाहगार लिखा इस केस में, मगर तीफी भट्ट की गिरफ्तारी के बाद जो है अब ज़ाहिर बात है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तीफी भट्ट के अगर स्टेटमेंट में कि इसमें गोगी भट्ट का कोई दूर कितने तक जिक्र ही नहीं कसूरवार है, हैं या उनका अपना इनोसेंट? मुजफ्फर से क्या ताल्लुक था, उस शूटर से क्या ताल्लुक था, नहीं राइट। था, ये चीजें। लेकिन गोगी भट्ट अलबत्ता इस सूरत हाल में इतनी अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उनमें गुनाहगार भी लिखा जा चुका है, मगर उनका कोई बराह रास्त कोई ऐसा ताल्लुक साबित नहीं इस होता केस के हवाले से हवाले से। कनेक्शन आया। ठीक। अलबत्ता उसका फैसला भी अभी होना बाकी। बाकी उन्होंने है। अगर उस जेआईटी की रिपोर्ट को चैलेंज कर रखा है तो उसका फैसला होना बाकी। अभी वो बेल पे हैं, 8 तारीख को गालबन दोबारा हेयरिंग है। अच्छा, अब अगर इस तरह का वहां पे मामला भी है तो वो दुबई है, वो वहां का निजाम इंसाफ, चलें मुझे कहना पड़ेगा कि दुनिया के बेहतरीन निजाम इंसाफ में आप शामिल वो होते शामिल हैं। होता जी। है। उसमें इस तरह के किरदार अगर किसी ने को फेक को स्टेटमेंट दे दी, फेक क्लेम कर लिया, तो जान उसकी भी नहीं छूटनी कि अगर कोई ये कह दे कि मैंने जो है ना वो इनसे इतने पैसे लेने जब तक ये मेरी पेमेंट नहीं करेंगे। एक बात। दूसरी बात यह कि तीफी भट्ट जो है वो एक बहुत बड़ा ताजर है और 30-35 साल से अकबरी मंडी के वो चेयरमैन हैं और बिजनेसमैन हैं। उनके लिए ये इतनी सी रकम, इतनी सी अमाउंट वो किसी के पैसे लेके उनका चेक डिसऑनर नहीं हो सकता। एक बात। राइट। ठीक है। पहली तो बात है इस चीज़ में एक सदाकत ही नहीं है। मैं तो मीडिया के वावेले पर ये बात कर रहा हूँ। ठीक है। और दूसरी बात है उनका बेटा वहाँ पे मौजूद है जिसके अपार्टमेंट से वो गिरफ्तार होते हैं। तो वो जो लेन-देन अगर किसी का, तो लेन-देन हर्डल नहीं है। अलबत्ता और ना ही उनकी कुछ सेहत खराब थी, ना तबीयत खराब थी, ना वो हॉस्पिटल गए, वो उनकी बददस्तूर वो इंटरपोल की कस्टडी में है और बददस्तूर वो दुबई पुलिस की हिरासत में है, बददस्तूर। और जब तक जो है ये जो सीसीडी की टीम है, ये डॉक्यूमेंट्स जो है दस्तावेज़ात जो इस्लामाबाद से कंप्लीट होने हैं। कंप्लीट होने जी, हैं, जी। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, वो मुतलका डिपार्टमेंट्स जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर भी हो सकता है, जिसमें उसके बाद फॉरेन ऑफिस है, वो तमाम अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लेके खालिद वरिया, जिनका ताल्लुक सीसीडी से, जी, जी। जिन्होंने गिरफ्तार किया, जिनको स्पेशली टास्क मिला
कि दुबई में तीफी बट की मौजूदगी की इत्तला है और आप जाएँ, और वो कुछ दिन से वहाँ पे मौजूद थे और रेकी करके खालिद वरेया ने सीसीडी की टीम के साथ उसको लीड करते हुए लीड करते हुए। गिरफ्तार किया, क्लियर। उसके बाद मैंने आपको अब आखिर में एक मर्तबा फिर बता दूँ, इस केस में किसी किस्म के साथी कहीं पे छुप के नहीं बैठे हुए जो तीफी बट को छुड़ाने आएँगे। ये भी क्लियर है। ये ये तो फैसला आपने हो चुका है। कैटेगोरिकली बता फैसला दिया। हो चुका है। जी, ठीक। इस केस का फैसला अदाल इंतहाई जो है वो बारीक-बीनी, उसकी हम मामले की हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तफ्तीश, मज़ीद तफ्तीश जो है, बाकी मानदा जो तफ्तीश है, वो सीसीडी ही करेगी, साथी भी छुड़ाने नहीं आएँगे। एनकाउंटर वाला वावेला करने वालों को थोड़ा-सा जो है ना होश के नाखून लेने चाहिए कि आप जो है इदारों को कंट्रोवर्शियल ना करें। आप इस तरह का तासुर ना दें कि पाकिस्तान में जो है वो इस तरह की एक एक्स्ट्रा जुडिशियल जो है किलिंग होती है, और अगर चलें हम खुद तनकीद करते हैं, अगर कहीं हुई भी इस तरह की सूरत हाल, तो ज़रा रिकॉर्ड ज़रा मंगवा के ज़रूर साथ अपने उस व्लॉग में, उस प्रोग्राम में बता दिया करें कि कितने बच्चियों का वो रेपिस्ट था, कितने घरों को जो है ना उसने बर्बाद किया, कितने लोगों को कत्ल किया, और कितनी मर्तबा इन तमाम तर जुराइम करने के बाद ज़मानतों पर रिहा होता रहा। तो ज़रा उसकी असल शक्ल भी तो दिखा दिया करें। फिर आप सीसीडी पे भी चढ़ाई कर दें, पंजाब पुलिस पे भी करें। फिर आप मुतलका जो है ना इदारों पे भी करें। पहले उस क्रिमिनल की, जिसके साथ कुछ इस तरह का मामला हो गया और उसके साथियों की खबर आ गई छुड़ाने की, तो कब उसका किरदार भी तो बता दे। उसका किरदार था क्या? क्या वो मुआशरे का नासूर नहीं था? क्या उसने मुआशरे का अमन तबाह नहीं कर रखा था? क्या उसने डकैती मर्डर नहीं किए हुए थे? क्या उसने डकैती के दौरान जो है मासूम बच्चियों का रेप नहीं किया था? तो अगर आप असल शक्ल दिखा दें, तो फिर ये कौम उठ के आपको कहेगी कि वो साथी किधर है? जो साथी चुराने कहां आ सोए रहे हुए थे। हैं? ठीक, ठीक, ठीक। हैं? लोग दुआएं करेंगे कि या अल्लाह साथी भेज दे। तो थोड़ा-सा ये करने की ज़रूरत है। अलबत्ता अब तक की ये डेवलपमेंट है, बहुत जो मैंने शुक्रिया, आपने आपको शेयर बता की दिया है। तीफी बट केस में। हमास ने फाइनली इज़राइल की तमाम शर्तें मान ली हैं। आपको क्या लगता है कि अब जंगबंदी हो जाएगी या नहीं? अच्छा, असल में तो देखें, हमास पे एक बहुत भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है। यकीनन। जहाँ वो फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनकी जानें बचाने के लिए अब तक लड़ रहे थे और ख़ुद भी शहादतें दे दे रहे थे, बदस्तूर दे रहे हैं। अभी इस सूरत हाल में कुछ ऐसी शराइत भी हैं जो हमास के लिए कड़वी गोली साबित हो रही हैं। राइट। मगर दूसरी तरफ ये है कि हमास अगर मज़ीद देर करेगी, तो अ, वक़्त हाथ से गुज़र जाएगा। ये मौका निकल जाएगा और मज़ीद शहादतें होंगी, मज़ीद बच्चे शहीद होंगे, औरतें, बुज़ुर्ग, और ग़ज़ा की किल्लत से लोग बड़ी तेज़ी से मर रहे हैं वहाँ पे। अब बेसिक जो इसमें शराइत थी, वो तो ये थी कि एक तो यरगमालियों की हवालगी, और दूसरा जो लाशें हैं इज़राइलियों की, जिन्हें जहन्नुम वासिल किया हमास ने, उनकी हवालगी। अच्छा, ये कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है। अगर आप उधर फ़लस्तीनियों की लाशें गिनना शुरू करें, तो कोई जवाब ही नहीं हो सकता, ना अमेरिका के पास, ना इसराइल के पास, और ना ही इस दुनिया के नाम नहाद जो हैं मुसालत पसंदों के पास, मफाहमत पसंदों के पास, सुलहजुओं के पास। उसका हिसाब तो कोई नहीं ना उनसे माँग रहा है। लेकिन एक अल्लाह ताला की ज़ात है, तो उसका इंसाफ तो वक़्त करेगा। मगर ये है कि एक शर्त इसमें थी कि गैर मुसल्लह हो जाए राइट, हमास। अच्छा, राइट। गैर मुसल्लह वाली शर्त पे इससे पहले जब आपको याद होगा कुछ माह पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में बात की ये थी। प्रपोज़ल रखा था, ये फ़ॉर्मूला दिया था, तो इसी पे डेडलॉक आया था, गैर मुसल्लह वाली हुँ, कंडीशन पे, और हमास नहीं मान रही थी कि आमादा नहीं थी वो इस पे। आमादा नहीं थी। अब ये है कि इत्तलात यही हैं कि उन मासूम जानों को बचाने के लिए हमास जो है इस पे बड़ा संजीदगी से गौर कर रही है, और यही वजह है कि इस हवाले से मुज़ाकरात का जो फाइनल राउंड है,
वो आइंदा चंद रोज़ में कतर ही में ग़ालिबन शुरू हो रहा है, ठीक। जिसमें हमास की जो क़यादत है मौजूदा, और उसके अलावा इत्तला है कि जो डेलीगेशन है मुज़ाकराती जो अमेरिका और इसराइल की तरफ से आ रहा है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप के दामाद भी शामिल हैं, उस डेलीगेशन में। ठीक। तो इस हद तक डोनाल्ड ट्रंप जो हैं कंसर्न हैं गज़ा जंग बंदी के हवाले से। इस पे हमास ने अलबत्ता डोनाल्ड ट्रंप की इस कोशिश को, इस काविश को सराहा है। ये एक खुशाइन बात है, और ये एक खुशखबरी है और उन मासूम फ़लस्तीनियों के हवाले से अमन-अमान के लिए के कि सुकून अमन की आएगा, सूरत हाल और बिल्कुल। गज़ा जंग बंदी जो है मुतवक्को है वो बहुत जल्द करीब आ रहा है। इंशाअल्लाह। वो वक़्त के जब वहाँ पे दोबारा से ज़िंदगी लौटेगी, दोबारा सुकून आ से जो है जाएगा। वो एक अमन का क़याम होगा। और अब ये है कि पहले भी मुज़ाकरात तो पहले भी हुए, और मुज़ाकरात की दावत देकर और मुज़ाकराती इजलास पे हमले भी हुए इसराइल की तरफ से, शहादतें भी हुईं। तो अब ये है कि एक मर्तबा फिर से हमास जो है वो यकीन कर रही है, और इसमें जो है दुनिया के जिन ममालिक ने फ़लस्तीन रियासत के हवाले से वोट दिया और स्टैंड लिया। और स्टैंड लिया, उस पर भी, और जो जिनकी तादाद 150 से ज़्यादा 150 है, से ज़ायद है, और बिल्कुल। उस पे भी हमास उनका शुक्रिया अदा कर रही है। और इस मर्तबा हमास जो है वो थोड़ा जोश से ज़्यादा होश से होश के नाखून। काम लेती दिखाई दे रही है, और उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएँगे और गज़ा जंग बंदी मुमकिन हो पाएगी। ज़बरदस्त। सर, पाकिस्तान की सियासी जमातों की बात करते हैं, सबसे पहले पीटीआई की। तोशा केस 2 की समाअत हुई है, उस हुँ। हवाले से भी बताइए, और इसके साथ मैं ऐड करूँगी, संजानी जलसा केस में पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी मतवक्को है, इस हवाले से भी बताइए। अच्छा, वो पीटीआई में बड़ी अजीबो-गरीब तरह की खबरें चल रही हैं। पहले तो तोशाखाना 2 की समाअत जो है वो हुई है, और उसमें जो है वो बुशरा बीबी को 29 सवालात पर मबनी जो है वो सवालनामा, 2 सवालनामे दिए ठीक। गए हैं कि आप इनका जवाब दें। इससे ये लग रहा है कि ये केस भी अब फाइनल राउंड में दाखिल हो चुका है, और बहुत जल्द मुअज़्ज़ज़ अदालत जो है इस केस का फ़ैसला सुनाएगी, और मुझे नहीं लगता कि बुशरा बीबी इससे बच पाएगी। देखिए, तोशाखाना की अगर बात करें, 1 की करें, 2 की करें, में अब वो 1 का पार्ट है या 2 का पार्ट है, आपको वो ऑडियो याद होगी जिसमें वो जुल्फ़ी बुखारी को उनके मुआशक़े के बारे में अपनी रूहानी मालूमात बता रही थी कि आप आजकल कहीं खोए-खोए से लगते हैं, और आप कहीं इन्वॉल्व हैं। वो कह रहा है, मुर्शिद नहीं, मेरा तो ऐसा है, आप मेरे भी राब्ते में नहीं हैं। कोई दावत भी दी जा रही थी रातों की, और साथ कहा गया था कि ये तोशाखाना की कुछ चीज़ें हैं, और ख़ास तौर पे घड़ियाँ जो हैं, वो घड़ियाँ आप फ़रोख्त कर दें। मुझे आपसे बेहतर और ईमानदार कोई नहीं लग रहा कि जो इ आप तोशाखाना की घड़ियाँ बेच दें। फिर वो घड़ी का खरीदार शेख उमर फ़ारूक ज़हूर दुबई से, उनकी बिल्कुल, एंट्री बिल्कुल। होती है, दबंग एंट्री, जो हमने ही ब्रेक की सबसे पहले 9 बजे के बुलेटिन में समा टीवी पे। वो मेरी ब्रेकिंग थी, और 10 बजे फिर शाहज़ेब खानज़ादा ने प्रोग्राम किया उस पे। तो अब वो घड़ी का खरीदार भी आ गया, और वो घड़ी भी खाना काबा मॉडल की घड़ी भी उन्होंने पेश कर दी, दिखा दी, और जो बुशरा बीवी की तरफ से जो रसीदें, अच्छा, बेचने पे तो कोई वो रहा ही नहीं अब हम ना उन्होंने, लेकिन इधर कोई की रसीदें दे दी इस्लामाबाद के किसी घड़ी साज़ की, राइट, तो वो कार उसने उसने वो इनकार कर दिया, उसने कहा कि हमारा, मैं तो खरीदी नहीं ना, मेरा ताल्लुक है ना, मैंने ज़िंदा राइट। घड़ी देखी कभी इस तरह की, खाना काबा मॉडल। तो अलबत्ता वो ख़ासा एक जिसको आप कहते हैं कि आपकी ज़ुबान में क्या उसको कहते हैं, क्रिस्टल क्लियर एक कट एंड क्लियर। ट्रांसपेरेंट जो है हाँ वो जी। केस था, उसमें कोई इतना अभाम हुँ। था नहीं। तो अगर ये वाक़ई जुर्म है, ये तो आईनी मामला तो मुअज़्ज़ज़ अदालतें जानती हैं, कानूनदान आपको बता सकते हैं, अगर ये वाक़ई जुर्म है, तो ये जुर्म तो किया है बुशरा बीबी ने कौमी खज़ाना और या कौमी इमरान अमानत। खान ने। ठीक। ये जुर्म तो उन्होंने किया। अच्छा, अब आ जाएँ आप संजानी जलसे केस पे। संजानी जलसे से जी, पहले जी। आपको बताऊँ, अच्छा, संजानी वो अदालती मामला, वो चलें ठीक है, पहले वो बता देता हूँ। संजानी जलसा केस में मुअज़्ज़ज़ अदालत ने जो है वो उमर अयूब, ज़रताज गुल, और इनके स्पोक्स पर्सन है शेख वकास अकरम, पहले नून लीग में होते थे, जी। और पहले इनको गालियाँ निकालते थे, आजकल नून लीग को गालियाँ निकालते हैं। 20 अक्टूबर तक जो है उन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है, यानी कि नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं।
ठीक, ठीक। नॉन संजानी बेलेबल। जलसा केस में इन तीनों पीटीआई के रहनुमाओं के और उमर अयूब और ज़रताज गुल का तो आपको पहले भी पता है 9 मई के केसेस में भी उनके जो है वो 10-10 10 साल। साल कैद की सज़ा उनको हो चुकी राइट। है। तो अब ये है कि इसमें वो पेश भी नहीं हुए और इसमें जो है वो मतलूब है और अब जो है उनके बारे में ये फैसला आ गया। एक और जो मामला पीटीआई के अंदर बड़ा संगीनी इख्तियार कर रहा है, जो ग्रुप बंदी थी ना पहले एक एक भरम था कि अलीमा खान का ग्रुप है, ये बुशरा खान का धड़ा है, ये बैरिस्टर गौहर हैं, ये सलमान अकरम राजा हैं, उधर अली मीन गंडापुर है, वो अब ग्रुप बंदी जो है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये लोग आमने-सामने आ गए। बिल्कुल ऐसे कि जैसे दूसरी तरफ सियासी जमातें आमने-सामने खड़ी हैं या इनको पीडीएम की जो जमातें हैं या हुकूमती इत्तेहाद का सामना है, हुकूमती इत्तेहाद को अपोज़िशन का सामना रहता है। ये पार्टी के अंदर अपोज़िशन और मुख्तलिफ धड़े बन गए हैं। अच्छा एक चीज़ इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इत्तला ये है कि इमरान खान की तरफ से ये हुक्मनामा जारी फरमाया गया अडयाला जेल से कि अलीमा खान जो हैं, वो किसी सूरत उनको बतौर पार्टी लीडर जो है, वो ट्रीट ना किया जाए। ये बात मैंने बहुत पहले आपको बताई थी कि अडयाला के अंदर से ये पैगाम आ रहा अहकामात है थे कि ये जो बाहर मीडिया खड़ा होता है, ये रीमा खान आती है, ना तो इमरान इसको खान की सीरियस दावत ना पे लें। आती है, ना इमरान खान को मिलना चाहते हैं और ये खुद से ही आ जाती हैं। और फिर एक तासुर ये दिया जाए कि अलीमा खान किसी एजेंडे पे हैं, वो पार्टी को टेक ओवर करना चाहती हैं। अलीमा खान सबसे ज़्यादा खुश और मुतमईन हैं इमरान खान की रिहाई ना होने पे। ठीक, ठीक। अच्छा, अब अली मीन गंडापुर पे उन्होंने इल्ज़ामात लगाने शुरू किए, अली मीन गंडापुर उन पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो बहरहाल इत्तला ये है कि अलीमा खान को इमरान खान की चेयरमैनशिप जो है पार्टी की, वो सबसे बड़ा खतरा अलीमा खान को समझा जा रहा है। वो और नहीं चाहते। ये बातें पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से आना शुरू हो गई हैं निजी हलकों में और मीडिया पर कि अलीमा खान 9 मई केसेस में जो है वो सब तरफ गिरफ्तारियाँ और सज़ाएँ होती हैं, मगर अलीमा खान के बेटे गिरफ्तार होते हैं और उनमें एक बेटा वो जो हसन न्याज़ी को वो यूनिफ़ॉर्म जो है वो सपोर्ट पकड़ाता कर रहे है हैं। और वो साथ होता है, तो उसकी 5 दिन बाद ज़मानत हो जाती है। तो इसलिए ये सूरत-ए-हाल जो है ना काफ़ी ट्रिकी है। ट्रिकी है। ठीक, ठीक। देखते हैं मज़ीद क्या डेवलपमेंट आ रही है, लेकिन पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान जो लफ्ज़ों का टाकरा है, उसमें अब सीनियर रहनुमाओं की एंट्री हो चुकी है। आप बताएँ कि ये मामला किस हद तक जाएगा? अच्छा उसमें ये है कि ये मैं तो इसको वेस्टेज ऑफ टाइम कहूँगा कि जो है वो पंजाब हुकूमत अपना काम कर रही, सिंध हुकूमत को अपना काम करना चाहिए। अलबत्ता ये बात इस हद तक अब बढ़ना शुरू हो गई थी कि पीटीआई के जो क़यादत है सबसे पहले वो उनकी थोड़ी-सी मैं बात कर लेता हूँ। वो कहते हैं जी कि ये मुकाबला हो रहा है पॉइंट स्कोरिंग हो रही है दोनों की तरफ से, सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। और ये इश्यूज़ से तवज्जो हटाने के लिए की जा रही है। अच्छा कुछ पीटीआई रहनुमा इसको फिक्स मैच कहते हैं। अच्छा उसके बाद जो है असद कैसर ने ईवान में खड़े होके ये कह दिया कि अगर पीपल्स पार्टी को नून लीग से इतने ही मसाइल शुरू हो गए हैं और वाक़ई ये फिक्स मैच नहीं है, ये हकीकी लड़ाई है और ये संजीदा है, तो ये अदम एतमाद की तहरीक लेके आएँ वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ और हम साथ हैं। तो पता चल जाता है। कि किस हद तक ये लड़ाई जो है, ये जेन्युइन है और किस हद तक ये फिक्स मैच है। ये तो अब पीटीआई को मौका मिला ज़ाहिर-सी बात है। और इसी तरह की जो बैरिस्टर उनके ज़फ़र हैं उनकी अली ज़फ़र, उनकी तरफ से इसी तरह की गुफ्तगू हुई है। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत उनका आपस में इस तरह के मामला अदरवाइज़ वफ़ाक और ऊपर जो जितनी पीपल्स पार्टी की इवन लीडरशिप सीनियर है, मैनेजमेंट है। उनका कोई आसिफ अली ज़रदारी हैं या बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं या मियाँ नवाज़ शरीफ हैं या मियाँ शहबाज शरीफ हैं, उनके यहाँ इस तरह का मामला नहीं है। ये सिर्फ़ ठीक। मरियम नवाज़ और दूसरी तरफ जो है वो मुराद अली शाह मिस्टर और शर्जील इधर मेमन हाँ वज़ीर इत्तलात पंजाब और उधर वज़ीर इत्तलात सिंध और अब जो है वो शेरी रहमान ने कुछ थोड़ा-सा ताबड़तोड़ गुफ्तगू कर दी जिस पे आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं उन्होंने खड़े होके फ़ौरी उस गुफ्तगू को काउंटर दोबारा अटैक ठंडा किया। किया ठीक है। नॉट काउंटर अटैक आज़म नज़ीर तारड़ बहुत दबाया बड़े है धीमे आदमी गुफ्तगू हैं। को। उन्होंने उसमें पानी डाला ठीक है। शेरी रहमान के उस स्टेटमेंट में कहा जी शेरी तो उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है शेरी रहमान ने। तो ये होता रहता है नोक-झोंक ये बस हाँ, इशारा उन्होंने अब ये दिया कि बड़े जो हैं वो इसमें आ गए हैं कि अब इस मामले को ख़त्म किया जाए क्योंकि आगे बड़े इश्यूज़ हैं। तो उनकी तरफ हमने जाना है ज़ाहिर है। और इस तरह की नोक-झोंक और इस तरह की लड़ाई के हम मुतहम्मल नहीं हो सकती दोनों पार्टीज़ और आसिफ अली ज़रदारी और मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं
उनकी एंट्री जो है वो हो रही है अब इस सर्द जंग में इसको ठीक। ठंडा करने के लिए। ठीक। अच्छा अब मैं कहता हूँ कि अगर वाक़ई मामलात हैं, वाक़ई एक दूसरे अच्छा मैं एक बात बताऊँ आपको हेल्थी हेल्थी जो है ना एक कॉम्पिटिशन होना भी चाहिए। ठीक। हेल्थी तनकीद हो भी जाए, हेल्दी जो है ना एक काम के साथ आपका मुकाबला कर लें। देखें उससे मैं पता चलता है कि काम हो रहा है और इस देखिए, तरह की एक्टिविटी चल सिंध रही को है। जो है ना सिंध की क़यादत को एक गिला है कि मरियम नवाज़ जो है ना वो दुनिया से इमदाद नहीं माँग रही। यार इस पे तो आप मरियम अच्छा होना नवाज़ को चाहिए। एप्रिशिएट करें। बिल्कुल, आप कहें यार कमाल है। ये काम तो शायद बहुत पहले हो जाना मरियम चाहिए था। नवाज़ के जो फ़ादर हैं बतौर प्राइम मिनिस्टर अगर उस दौर में सैलाब आए उनसे भी शायद ये काम ना हुआ। वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ रहे 4 से 5 मर्तबा उन्होंने भी ये काम ना किया हो कि बगैर अमदाद माँगे उन्होंने अगर सँभाला है पंजाब को, अमेज़िंग, तो वंडरफुल, ये तो एप्रिशिएबल है। बिल्कुल। इस पे तो सैल्यूट करना चाहिए। अच्छा उस ये गिला उनका। दूसरी बात है कि आप करें क्रिटिसिज़्म। आप बताएँ कि किस प्रोजेक्ट में कौन-सा प्रोजेक्ट उनका फ़ेक है? हुँ, आप कौन-सा मनसूबा जो है उसमें जो है कुछ ज़ाती फ़ायदा है? ये आप करें। इवैल्यूएशन बनती है, मगर वो एनालिसिस बनता है। जो है ना वो पंजाबी की ही मिसाल है कि आटा गूँथते जो है ना हिलती क्यों? तो इस तरह की उधर से क्रिटिसिज़्म होती है। अच्छा मिसलेनियस। बार-बार जब इधर से बात की जाए तो उन मंसूबों के मुकाबले में आप अपने मंसूबे लॉन्च करें। आप कहें ये देखें ये मंसूबा आपने किया और ये मंसूबा हम सिंध हुकूमत लेके आ रही है। इसको मैं समझता हूँ कि ये एक उनका हक है। मगर इस तरह की कोई बात नहीं हो रही है। बेजा वो वेस्ट ऑफ टाइम कह रहे हैं एक ना बात आप? मुझे पीटीआई रहनुमाओं की जो है ना मुझे लाख जी, इख्तिलाफ़ात प्लीज़। हो रहते हैं। ये बात उनकी उन्होंने कहा जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंसों का मुकाबला चल रहा है। उधर से जो है ना वो एक इल्ज़ामात की बौछार होती है इधर से। अच्छा इधर ये हुआ, एक क्रेडिट जो है हम देते हैं पंजाब हुकूमत को, इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अपने मंसूबे सामने रख दिए कि आइए आइए इस पे बात करिए। राइट। और इसके मुकाबले में अगर आपने वहाँ पे कुछ 4 चाँद लगा दिए हैं सिंध में और सिंध इतना खुशहाल हो गया और कराची का कोई अमन लौट आया और वहाँ जो है ना वो डेली लाशें नहीं गिर रही और वहाँ जो है ना वो कब्ज़े नहीं हो रहे और दूध की नहरें बह रही हैं, तो वो आप दिखा दें। मैंने जो एक देखा कंटेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जी, लेकिन उधर से इस बात का जवाब नहीं आता। मतलब इस बात का जवाब नहीं लॉजिक आता। पर बात नहीं हो फिर रही है। उनका कोई और लीडर खड़ा होके जो है ना वो अच्छा कुछ उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनका ताल्लुक एमकेएम से और दीगर जमातों उन्होंने खड़े होके कहा कि पानी का इश्यू है वहाँ पे। साफ पीने का पानी मुयस्सर नहीं है। गवर्नेंस का मामला है, जी, वहाँ पे अमा का मामला है, तो ये गुफ्तगू उन्होंने करना शुरू कर दी है ईवान में खड़े होके। उन्होंने कहा कि अगर आपसे नहीं होता, तो हम जो है ना वज़ीर आला पंजाब से राब्ता कर लेते हैं कि वो हमारे सूबे में आ जाए। तो सेशंस या ट्रेनिंग्स अब दे दें। इस अमल को और इन स्टेटमेंट्स को आप कहाँ ले जाएँगे? क्या करेंगे? और तो अच्छा उसकी मिसाल सबसे बड़ी ये है कि ये वज़ीर आला पंजाब ग़ालिबन पाकिस्तान में नहीं थी, आउट ऑफ कंट्री थी और वो केपीके में वो क्लाउड बर्स्ट होता है। सैकड़ों राइट, लोग रातों-रात सोए हुए बह जाते हैं। तो वो फ़ोन करती हैं अली-मीर गंडापुर को और कहती हैं कि आपको जो चाहिए पंजाब से, जिस तरह की सपोर्ट चाहिए आप हमें बताइए और हम जो है ना वो आपको पहुँचा देते हैं चीज़ें और देने को तैयार हैं और इस तरह की एक मदद का उधर ताउन से जो है एक वो हाँ ताउन जी, का आता है और ये बड़ी एक खूबसूरत और कोऑपरेटिव एक खुशाइंद बात है। अप्रोच है। तो अलबत्ता आइंदा 2-3 रोज़ में ये जो लफ्ज़ी गोलाबारी है ये ख़त्म हो जाएगी। सीनियर रहनुमाओं की जी, ख़त्म हो जाएगी। उन उन उनकी हिकमत अमली के उनको मुदाखलत करना ज़रिए, पड़ेगी ना ठीक, ज़रदारी साहब को और मियां नवाज़ शरीफ साहब। बिल्कुल। हुँ। सर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की बात करते हैं। मलेशिया हैं आजकल, किस एजेंडा के हवाले से गए हुए हैं? क्या हो रहा है? कोई अपडेट्स अगर आपके पास है तो प्लीज़ बताइए? प्राइम मिनिस्टर जो हैं बिल्कुल वो मलेशिया हैं और ये बड़ा एक बरवक़्त टाइमली उनका ये विज़िट है मलेशिया का और वहाँ पे पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के मुआहदों और एमओयूज़ पर दस्तखत हो रहे हैं। दोनों ममालिक के ज़बरदस्त, वज़ीर-ए-आज़म की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान से $20 करोड़ का गोश्त की दरामद के फ़ैसले का ख़ैर मकदम, ज़बरदस्त। ठीक है। और उसके बाद जो है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत और इक़्तिसादी तरक्की के दीगर शोबों में मलेशिया के वसीअ तजुर्बात से इस्तिफ़ादे और मुश्तरका मंसूबे शुरू करने के वो ख़्वाहाँ हैं। इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आगे चल के बताऊँगा
जो मलेशियन हुकूमत है, भारत के साथ जो एक कशीदगी चल रही है, उसमें उन्होंने पाकिस्तान का भरपूर साथ देने का ऐलान कर दिया। ये बड़ी खबर है नाज़रीन के लिए और आपके लिए कि मलेशिया जो है, इंडिया पाकिस्तान जो कशीदगी है उसमें पाकिस्तान के साथ है। बहुत से ममालिक की तरह जो है 10 मई से पहले और आज की सूरत हाल बहुत डिफरेंट है। अच्छा, उसके बाद ये है कि मलेशिया और पाकिस्तान के माबैन आला तालीम, सियाहत, हलाल सर्टिफ़िकेशन, बदनवानी की रोकथाम और छोटे व दरमियाने दर्जे के कारोबार की तरक्की के शोबों में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के लिए मुआहदों और मुफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए हैं, जबकि मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम ने बरसीर पाको हिंद में अमन के क़याम को ख़ित्ते के लिए नहायत अहमियत का हामिल करार देते हुए कहा है कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मुश्तरका कोशिशें की जाएँगी। फ़लस्तीन और गज़ा के मामले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहते हैं। हमारा मुश्तरका मौक़िफ़ पायदार अमन के हसूल में मावन साबित होगा। और मंडे को पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन के मुआहदों और मुफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत के बाद अपने मलेशियाई हम मनसब अनवर इब्राहीम के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मलेशिया को अपना दूसरा घर करार दे दिया और कहा कि वो पाकिस्तान के अवाम और अपने वफ़द के अरकान की तरफ से बिरादर मुल्क मलेशिया में वालहाना इस्तकबाल और वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि मलेशिया का ये मेरा पहला दौरा है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं इंतहाई बरादराना और शनासा चेहरों से मिल रहा हूँ और हम बरसों से एक-दूसरे को जानते हैं। इससे इख़लास और सच्ची दोस्ती की अक्कासी होती है। वज़ीर-ए-आज़म ने मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम को मुख़ातब करते हुए कहा कि आप में अज़ीम खूबियाँ हैं। आपका मदनी विज़न आपकी कायदाना सलाहियतों का मज़र है। आपने अपने पूरे सियासी करियर के दौरान बेपनाह हौसले, सब्र और हिम्मत का मुज़ाहरा किया है। मलेशिया आपकी बसीरत अफ़रोज़ क़यादत में खित्ते और दुनिया में मिसाली तरक्की कर रहा है। मलेशिया को तरक्की याफ़्ता मुल्क बनाने में अनवर इब्राहीम का अहम किरदार है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी इंतहाई तामीरी और मुफ़ीद बातचीत हुई और हमने दो तरफ़ा ताल्लुकात और बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख़्याल किया है और मुझे इस बात पर खुशी है कि तमाम अहम मामलात पर हमारे ख़यालात यकसा हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान का गुज़िश्ता साल का दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़बूत बनाने के हवाले से एक यादगार दौरा था। इसके अलावा जो है वो बहुत से शोबों में जो है वो इश्तराक के हवाले से एमओयूज़ जो है वो साइन किए गए। मलेशिया में तकरीबन 1,50,000 पाकिस्तानी इस वक़्त काम कर रहे हैं। बहुत खुशाइन बात ठीक है है? दोनों ममालिक की और तरक्की के लिए। इससे फ़ायदा उठाकर और मिलकर अपनी मईशतों को मज़बूत बना सकते हैं, जिनसे दोनों ममालिक को मुसावी फ़वाइद हासिल होंगे। और यकीनन। इसी तरह के जो है वो मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म ने इसी तरह के जज़्बात का इज़हार किया। बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल के हवाले से तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब बड़े रिकॉर्ड कायम करते जा रहे हैं। लकी हैं। तो इस्तकबाल तो देखें उनका जो है सऊदी वो अरब और किस तरह यूएसए। का सऊदी अरब का तैयारे उनको रिसीव करते हैं राइट, और सलामी देते हैं और सुपर पावर के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप वो राइट। उनके लिए कहते हैं ग्रेट प्राइम मिनिस्टर इज़ कमिंग और मलेशिया में इतना बड़ा इस्तकबाल होता है। इस्तकबाल के हवाले से बड़े लकी ही साबित टूक हुए द हैं लीड। वज़ीर-ए-आज़म बिल्कुल और लीड दुरुस्त। कर रहे हैं। सर भारत की बात करते हैं। भारत की वैसे भारत बात करनी मिस्टर नहीं मोदी चाहिए, धमकियाँ देने मोदी के से होते हुए। पीछे नहीं हट रहे। ये सिलसिला जारी है। जंग खत्म होने के बावजूद आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में पाकिस्तान और भारत के दरमियान फिर से कोई ऐसा अब वो मुमकिन है कि जंग होगी या क्या होगा? एक देखें वो पहला सिंदूर तो जो है ना उसमें तो बेवा हुए थे मोदी। अब जो है वो सिंदूर 2 का भूत जो है ना वो उनके सर पे सवार है क्योंकि एक माह रह गया है सिर्फ़ बिहार के इलेक्शन में। ग़ालिबन नवंबर में इलेक्शन है। राइट। उससे कबल एक मर्तबा फिर से जो है वो सुबकी को और उस ज़लालत को, उस हज़ीमत को मिटाने की जो है वो कोशिश में मसरूफ़ है भारत और नाकाम कोशिश कर रहा है। तो अब ये है कि राजनाथ के बयान आना शुरू हो गए हैं, उनके वज़ीर दफ़ा के और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जलसों में जो है वो चाँ-चाँ करनी शुरू कर दी है, फिर से भौंकना शुरू कर दिया है और उसका ये कहना है कि हमने 6 मई को जो है वो अ, चंद दहशतगर्द के ठिकाने निशाना बनाए जबकि
पाकिस्तान ने जो है वो हमारी बेसेस उड़ा दी। तो अब जो है हम बराह रास्त जो है वो फ़ौज से लड़ेंगे, ये मैं बताना चाहता हूँ। तो पहले भी आप फ़ौज से लड़ रहे थे और फ़ौज ही आपसे लड़ी। तो नौबत ही नहीं आई कि पाकिस्तानी जो कौम है वो आपसे लड़े। तो अब ये है कि जंगी जुनून जारी ज़रूर है। जो है वो उसके सर पे सवार है, लफ्ज़ों की हद तक। और एक जो है वो सफ़ारती तन्हाई का शिकार है नरेंद्र मोदी, ज़हनी तौर पर नींदें हराम है। और ये मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि सूरत-ए-हाल वो तो कहते हैं ना पाकिस्तानी अवाम, मैं कहता हूँ वो भारतीय अवाम, हमारा चैनल तो उन्होंने वहाँ बैन कर रखा है मेजर गौरव आर्या की दरख़्वास्त पे, मगर वो क्या बला है वीपीएन और वो लगा के वीपीएन। उससे ज़्यादा देखा जाता है वहाँ पे। तो हम इंडियन अवाम से कहते हैं कि इसको ना पागल बाबे को आप समझाएँ, जुलूस निकालें और इसे ये बात समझाएँ कि 10 मई वाली सूरत-ए-हाल नहीं है। 10 मई में पाकिस्तान लड़ रहा था और अब अगर वो इस तरह का दोबारा एडवेंचर करने की कोशिश करता है, तो बहुत से ममालिक जो है वो बराह रास्त पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। स्पेशली सऊदी अरब। सऊदी अरेबिया जैसे अभी दिफाई मुआहिदा हुआ, सऊदीया पर हमला पाकिस्तान पर और पाकिस्तान पर हमला सऊदीया पर हमला तस्वुर समझे किया एक ही जाएगा। चीज़ ये है। उस मुआहिदे की मेन शिक है, उसमें राइट। चाइना है, उसमें ईरान है, उसमें कतर है, उसमें गल्फ़ दूसरी गल्फ़ कंट्रीज़ आ कंट्रीज़ जाती हैं। हैं और उसके साथ ही साथ सबसे बढ़कर ये है कि 50 से ज़ायद मर्तबा ग्रेट सिपह सालार कहने वाला, ग्रेट फील्ड मार्शल कहने वाले और ग्रेट प्राइम मिनिस्टर कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनका जो स्टेटस है, ज़रा वो भी नरेंद्र मोदी चेक कर लें कि वो कहाँ खड़े होंगे। बिल्कुल ठीक तो पॉइंट है। इस तरह की सूरत-ए-हाल में नरेंद्र मोदी जो है एक जो इत्तला ये भी है कि इंटरनल प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि बिहार के इलेक्शन से पहले भी नरेंद्र मोदी को इस्तीफ़े का प्रेशर जो है वो आना शुरू हो गया और अगर ये इलेक्शन लूज़ कर जाता है तो फिर तो 100% जो है इन हाउस तब्दीली आएगी। नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म नहीं होगा नवंबर के बाद। तो ये एक प्रेशर है। अच्छा इस तरह का एक जो बावलापन है, जो अमूमन कुत्तों में आता है, तो वो इस तरह की कोई हरकत कर भी सकता है। जिसके लिए अब हम अगली बात करते हैं, जिसके बताइए। लिए अफ़वाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम बिल्कुल मेंटली उसी तरह प्रिपेयर है और पूरी तैयारी में है। वेल इक्विप्ड है और 10 मई से ज़्यादा 10 गुना स्पीड पे। हर लिहाज से आप टेक्नोलॉजी की बात कर लें, आप इक्विपमेंट की बात कर लें और आप अपने दिफाई निज़ाम की बात कर लें और उसके बाद आप उस आधे घंटे के ऑपरेशन की बात कर लें जो 10 मई को हुआ था और उससे 100 गुना ज़्यादा इस वक़्त अफ़वाज पाकिस्तान, मुतल्लिक़ा इदारे, आपकी फ़िज़ाइया, नेवी, बहरिया और आपकी बड़ी फ़ौज जो है वो तैयारी में। बिल्कुल ठीक आपने कहा। वज़ीर दिफ़ा मिस्टर ख्वाजा आसिफ़ ने भी ये कहा है कि इस बार जो त्यारे गिरे थे लास्ट टाइम, इस बार उन त्यारों के नीचे ये जो मलबा है दफ़न होगा भारत का, अगर तो ये कोई ऐसी मूव लेते हैं। एनीवे सर, बात करते हैं वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ है, उसमें पाकिस्तान का क्या स्टेटस है? उसमें भी ज़ाहिर है हार गए हैं। जानते हैं हम हार चुके हैं, लेकिन उसमें भी मैं हार गए हैं और इंडिया से हार गए संडे को, एक और संडे खराब किया। ऐसा क्यों? 3 संडे खराब किए मेल टीम ने इंडिया से हार-हार के, चौथा संडे फीमेल टीम ने खराब किया। यानी कि पूरा 4 संडे जो है ना संडेज़ हमारे लिए अच्छे साबित नहीं हो रहे। हाँ, नहीं इनका जुमेरात को मैच करा रमज़ान में दें करवा पहले लें। इनको दम कराएँ पहले जुमेरात को। अब देखें, फिर बात आ जाती बार-बार पीसीबी पे। हम बड़ी तनकीद करते हैं। जी। ये जो चेयरमैन पीसीबी ने जाके मैदान में पैड पहन के नहीं खेलना। चेयरमैन पीसीबी ने जो मुयस्सर जो टैलेंट है उसी में से उन्होंने टीम बनानी है। अच्छा, बराह रास्त वो टीम नहीं बनाते मगर ज़िम्मेदारी उन्हीं की है। सिलेक्शन कमेटी उन्हीं की बनाई हुई है, बोर्ड उन्हीं का है। तो इसलिए ज़िम्मेदारी उन पे आयद होती है मगर उन्होंने तो जाके नहीं खेलना। सुपरवाइज़ करेंगे, मैनेज करेंगे। उन्होंने तो एक राइट, टीम बनाई, उसको हर तरह की सहूलियात दे दी, मुराद दे दी, कोचिंग स्टाफ दे राइट। दिया, उनका खाना-पीना, रहना-सहना और इंटरनेशनल जो एक तकाज़ों से हम-आहंग उनको जो है ना वो सपोर्ट दे दी। मगर आगे जाके परफ़ॉर्म तो प्लेयर्स ने करना। मगर बदकिस्मती है कि इतनी बुरी कोई नज़र लगी है क्रिकेट को
कि क्रिकेट में सिवाय हार के, सिवाय शिकस्त के कोई खबर ही नहीं है और ये वाहिद खेल है जिसमें जीत की उम्मीद जो है हमें दूसरे खेलों की निस्बत कदरे ज़्यादा रहती है कि इसमें हम बेहतर परफ़ॉर्म करते हैं। तो अलबत्ता वो ख़वातीन ने भी बिल्कुल कुछ नज़र ही नहीं आया वहाँ पे। वो हेड कोच है मोहम्मद वसीम और कहीं उनकी कोचिंग दिखाई नहीं जा रही दे रही। वो खुद एक बैट्समैन रहे, बड़े अच्छा बड़ा सीधा बल्ला था उनका तो और वो सीधा बल्ला भी नहीं नज़र नहीं आया ख़वातीन प्लेयर्स में और बिल्कुल पत्तों की तरह विकेटें गिर रही थी। और वो को 250 के को चेज़ करते हुए मेरा 150 पे वो आउट भी हो गई, 160 पे आउट हो गई होंगी। और बिल्कुल कहीं कोई मुकाबला, कोई कॉम्पिटिशन, कोई थोड़ा-सा भी रेज़िस्टेंस वो नज़र ही कुछ नहीं न आई, ज़ीरो किसी भी तरह परफ़ॉर्मेंस। की और ज़ीरो परफ़ॉर्मेंस है। साउथ अफ्रीका का दौरा है, उसमें अब बाबर आज़म को शामिल किया है, रिज़वान को शामिल गालिबन किया गया है। सलमान अली आगा जो हैं, उनको फिर उसमें मौका दे दिया गया है। तो शुक्र है वो मेरा ख़्याल इसमें कैप्टन पता नहीं हैं कि नहीं हैं। तो अब ये है कि इस तरह की बहरहाल सूरत-ए-हाल है क्रिकेट की। क्रिकेट को जो है कोचिंग से ज़्यादा और मोहसिन नकवी साहब की सुपरविज़न से ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है मेरे ख़्याल में। या उनको खुद मेहनत करने की इनके लिए ज़रूरत दुआएँ है, करें बस। सिंसियर बेसिस हाँ, पे। बिल्कुल। उनको जो है ना वो ये अगर-मगर की टीम है। उनकी खुद की भी परफ़ॉर्मेंस अगर-मगर होनी की चाहिए, टीम है। राइट। बड़े इवेंट में ये अगर-मगर की टीम है। सर पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो हैं, वो यूके परफ़ॉर्म करने गए हैं, उस हवाले से बताइए। अच्छा यूके में जो है ना वो बड़े अरसे के बाद सुपर मस्ती बहुत बड़ा एक इदारा है लंदन का शोएब आलम उसके जो है वो सरपरस्त आला हैं सीईओ हैं शोएब आलम ने बहुत बड़े इवेंट किए हैं यूके में पाकिस्तानी कल्चर को जो एक आप कहते हैं ना उसके फ़रोग़ के लिए सुपर मस्ती का बहुत बड़ा रोल है यूके में और पूरी दुनिया में। ठीक अभी है। जो हालिया उनका इवेंट हुआ है उसमें पाकिस्तान की मारूफ लेजेंडली गुलकारा अज़रा जहाँ और उनकी साहबज़ादी दीबा जहाँ के हमरा दीगर जो फ़नकार हैं उन्होंने एक म्यूज़िक इवेंट किया है, परफ़ॉर्म किया है और उसके बाद जो है इस शानदार इवेंट में पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री का परचम जो है वो सरबुलंद किया गया है और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया गया है। ये म्यूज़िक इवेंट जो है एक बड़े अरीना में यूके में मुनक्कद हुआ जहाँ शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। अदरा जहाँ उनकी साहबज़ादी दीबा जहाँ ने दिलकश परफ़ॉर्मेंस जो है वो दी वहाँ पे और ये दोनों अब पाकिस्तान वापस पहुँच गई हैं जबकि तकरीब में इंटरनेशनल प्रमोटर शोएब आलम मौजूद थे, जो गुज़िश्ता 30 सालों से म्यूज़िक इंडस्ट्री में इंटरनेशनल शोज़ के इनेकाद के हवाले से खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। उन्होंने इस इवेंट को भी शानदार अंदाज़ में ऑर्गेनाइज़ किया। इससे कबल भी म्यूज़िक इंडस्ट्री को कई बड़े शोज़ वो दे चुके हैं। शायकीन के मुताबिक ये टूर इंतहाई कामयाब रहा और इसने ना सिर्फ़ पाकिस्तानी फ़नकारों के वक़ार में इज़ाफ़ा किया बल्कि आलमी सतह पर भी उनकी सलाहियतों का लोहा मनवाया। अच्छा मैं बताता हूँ, ये तो एक स्टोरी थी ना, शोएब आलम को मैं जब से देख रहा हूँ और हम जब सुपर मस्ती को जब से कवर कर रहे हैं, ये 2 बहुत बड़ी कंपनीज़ थी यूके में पाकिस्तान की बहुत बड़े इदारे थे, सुपर मस्ती लंदन में और पान रिदम मैनचेस्टर में जिसके रूहे रवां अतीक मलिक थे। अच्छा ये आप बात कर लें ना अगर 94, 5, 6 और उसके बाद 2000, 2001 टू 3, 4 तक ये एक मेला लगा करता था। 5 स्टार होटल में लाहौर के और सुपर मस्ती शोएब आलम जो हैं वो आर्टिस्टों को यहाँ पे जो है वो बुक करने आते थे और तमाम आर्टिस्ट सुपर मस्ती के और पारिदम के ज़ेर साया मैं समझता हूँ कि जित आप नाम लें नुसरत फ़तेह अली खान मरहूम से लेके और ताउला ईसा खिलवी से लेके और मलका तरन्नुम नूर जहाँ से लेके और शान, साइमा, रीमा, मीरा और उसके बाद इबरारुल हक, जवाद अहमद, आरिफ लोहार और हदीका कियानी और जितने सजाद अली, जितने बड़े नाम आप ले सकते हैं, अली ज़फ़र, राहत फ़तेह अली खान, आतिफ़ असलम, ये तमाम लोग जो हैं सुपर मस्ती के बैनर तले परफ़ॉर्म करते थे। वेम्बले अरीना जो है ना वो हॉल होता सजा था आता और था। 12,000, हुँ। 15,000, 16,000 का मजमा जो है, वो वहाँ पे पाकिस्तान का परचम लहराया जाता था और पाक सरज़मीन शादबाद से शो शुरू किए जाते थे। और इस कदर कंट्रीब्यूशन है शोएब आलम की और सुपर मस्ती की पाकिस्तान के फ़नून लतीफ़ा के हवाले से। अच्छा ये एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है इस ख़ानदान का। इनके जो फ़ादर हैं और हाजी परवेज़ और इनके बड़े भाई ज़ुबैर आलम और इनके जो है ना चचा, इन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी फ़िल्में बनाई पाकिस्तान में। और लॉलीवुड की बहुत बड़ी बैनर की मूवीज़ जो हैं
इन्होंने रिलीज़ की पूरी दुनिया में और उसके बाद स्टेज ड्रामा पूरी दुनिया में लेके गए ज़ुबैर आलम और शुएब आलम और अच्छा ज़ुबैर आलम जो है वो खुद आर्टिस्ट भी हैं, अलमारूफ जब्बी साहब। अच्छा शुएब आलम ने खुद तो एक्टिंग नहीं की मगर इन्होंने आर्ट को प्रमोट बहुत ज़्यादा किया और फ़िल्में भी बनाई इन्होंने। और वो जो है ये एक हालिया इवेंट है, काफ़ी अरसे से एक गैप था सुपर मस्ती के इवेंट्स में, मगर एक मर्तबा फिर से अच्छा ये मैं आपको बताऊँ कि डे फर्स्ट से सुपर मस्ती हो या पान रिदम ये पाकिस्तानी प्रमोटर जो हैं, इनको पाकिस्तान की सकाफ़त के जो इदारे हैं उनकी तरफ से ज़ीरो सपोर्ट रही। अपने हुकूमत की ऑन पे तरफ करते से थे। बिल्कुल, ये अपनी ये मदद आपके तहत ही इन्होंने आज तक पाकिस्तानी कल्चर की खिदमत की और दुनिया में प्रमोट कल्चर किया। प्रमोट किया। इस तरह की सपोर्ट उन्हें कभी रही नहीं है। हुकूमत की जानिब से नहीं और मिली। मुझे कभी उनकी तरफ से ऐसा मुतालबा भी सामने नहीं आया कि जी हमें ये सपोर्ट मिलनी चाहिए और अलबत्ता ये है कि हम कामयाब इवेंट पे जो है आरएनएन की तरफ से शुएब आलम और सुपर मस्ती को मुबारकबाद पेश करते हैं। इस दुआ यकीनन, के साथ कि वो इसी तरह पाकिस्तान की और पाकिस्तानी कल्चर और सकाफ़त की खिदमत करते हैं। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन बाय बाय।